वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जब राह पे बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। मेरे साथी, जब धाराएं प्रतिकूल होती हैं, जब मुश्किल समय आता है, वही हमारे अंदर के वॉरियर को बाहर निकालता है, हमारी कैपेबिलिटी को, हमारी कैपेसिटी को बढ़ाता है बुरा समय। आप सोच कर देखिए, आप 5 किलोमीटर दौड़ कर आए हैं, आप पूरी तरह थक चुके हैं, आपका मन कर रहा है कि कहीं भी अब बस लेट जाऊं, इतने थके हुए हैं। तभी एक पागल कुत्ता आपके पीछे दौड़ने लगता है, आपको लगता है कि ये बिल्कुल खा ही जाएगा। आप देखें, जैसे ही कुत्ता आपकी तरफ दौड़ेगा, आपकी स्पीड कुत्ते से तेज हो जाएगी, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी उससे लड़ने की। तो जब तक समय प्रतिकूल नहीं आता, तब तक हमारा बेस्ट वर्जन निकल कर नहीं आता। तो अगर बुरा समय चल रहा है साथी, तो ये मत सोचना कि हमेशा चलेगा। दिन हुआ है तो रात होगी, रात हुई है तो दिन भी आएगा मेरे साथी। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मैं आप ही के यूट्यूब चैनल रूट कॉन्सेप्ट्स पे। आज जहां हम गणित की बातें कर रहे हैं, और आज हम बात करेंगे परसेंटेज टॉपिक की। जो परसेंटेज हमारा चल रहा है, उसी में ट्री बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। ट्री बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम सवाल को तोड़कर छोटा बना के, आसान बना के संख्या को कैसे हम सवाल को सॉल्व करते हैं, उसकी बात करेंगे। किस तरह सवाल को सॉल्व करना है, ये हम समझाएंगे सवालों के ही माध्यम से। पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे, सवाल को पढ़ेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर और शेष का 60%, समझे बात को, वहां तो 30% भोजन पर, 20% शिक्षा पर आय का, डायरेक्ट आय का, लेकिन उसने कहा फिर शेष का, यानी भोजन और बच्चों पर व्यय करने के बाद जो शेष बचा, उसका 60% घर के किराए पर व्यय करता है। और उसके पास आय कितनी प्रतिशत शेष बचती है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। सारी चीज़ें प्रतिशत में हैं, तो आय की कोई ज़रूरत है नहीं है सवाल में, बिना आय के काम हो जाएगा। कोई भी नंबर आप आय मान लें, 100 मान लेंगे तब भी सवाल हो जाएगा, 1 मान लेंगे तब भी सवाल हो जाएगा। मुद्दा ये है कि माने क्या, x माने, 100 माने या कोई और नंबर माने, तो वो मैं आपको आज सिखाऊंगा कि क्या मानना है, कैसे मानना है, इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। जब भी ऐसा सवाल आए, बहुत सारी परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो, तो यहाँ मैंने माना कि उसकी कुल आय, टोटल इनकम, ये इस बॉक्स में मैंने मानी, जो आपको भी दिख नहीं रही है। ये दिख इसलिए नहीं रही है क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या नंबर मानना है और कैसे मानना। अब इसे समझें। देखिए, भोजन पर वो व्यय करता है इसका 30%, जैसे भोजन की बात की, 30% की बात की, 30% देखते ही आपकी समझ में आया कि 3/10 जो भी उसकी आय है, उसका भोजन पे इसने व्यय किया। उसके बाद दूसरी जो चीज़ उसने व्यय की, वो शिक्षा पर। शिक्षा को मैं एजुकेशन लिख रहा हूँ यहाँ, एजुकेशन पर बच्चे ने 20% अपना व्यय किया। 20% का मतलब 1/5 होता है, ये शिक्षा पर व्यय हुआ। अब मान लीजिए तीसरी, अब इन पर व्यय करने के बाद यहाँ पर कुछ शेष बचा होगा, और उसी शेष का 60% उसने घर के किराए पर, यानी कि रेंट पर उसने व्यय किया। 60% का मतलब आप फ्रैक्शन बनाएंगे 60% के, तो आप पाएंगे 20 या 60, 20 पंजे 100, ये इतना यहाँ पर 3/5 बनना होगा। अब सवाल है कि यहाँ पर मैं क्या वैल्यू मानूं। ये समझने का सबसे आसान तरीका ये है, जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यू हैं उनके आप हर में देखें क्या है। इसके नीचे 10 है, इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 5 है, तो इन सब का गुणा करके आप वैल्यू मान लें। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में सारी चीज़ें लिखी हैं। आप डायरेक्ट भी पेपर क्वेश्चन को पढ़ते, आप देखते 30% 3/10, 20% 1/5, 60% 3/5, आप 25 दाम का 250 आप डायरेक्ट भी मान सकते थे। तो यहाँ पर आप मानेंगे 250 आपने माना उसकी टोटल इनकम रही होगी। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 250 उसकी इनकम रही होगी। असल में कितनी रही है उसके बारे में सवाल में भी नहीं बताया गया, और केवल वो प्रतिशत आपसे जानना चाह रहा है। प्रतिशत इसी के आधार पर निकालेंगे। मुझे बताइए, 250 का 3/10 आप निकालेंगे, 10 से कटेगा 25 बार, तो भोजन पर उसने खर्च किया होगा, 10 से काटा 250 को 25 बार, 25 दिया 75 यूनिट यहाँ पर खर्च हुए। इसके बाद एजुकेशन पर कितना खर्च हुआ, एजुकेशन पर खर्च की बात करें तो 20%, यानी कि 1/5, 5 का भाग देंगे 25, 50 यूनिट यहाँ खर्चे हुए। अब बचा आखिरी, उसने कहा शेष का 60%। भाई शेष कितना है, देखिए 50 यहाँ खर्च हुआ, 50, 100, 125 इसका खर्च हुआ, तो कितना बचा उसके पास। तो आपका जवाब होगा भैया 125 ही इसके पास बचा होगा। इस बचे हुए का 3/5, 5 से काटेंगे तो ये 25, 25 या 75, फिर से 75 यहाँ पर खर्च कर देता है। सवाल आपसे जानना चाह रहा है कि उसके पास आय का कितना प्रतिशत
शेष है। भाई शेष बची हुई राशि की बात कर रहा है, तो आप मुझे बताइए टोटल खर्च कितना हुआ। या तो आप ये जो मैंने सर्कल में लिखा है ये खर्च है, देखिए 75, 150 और 50 200 टोटल वो खर्च कर चुका है। तो अगर मैं बचे हुए की बात करूं तो आप कहेंगे गुरुजी 250 में से 200 आप कम कर दें, तो बचा हुआ जो है वो 50 यूनिट उसके पास बचे हुए हैं। 50 कितने में से बचे हैं? 250 में से। तो परसेंट कैसे निकालेंगे? 50 250 का कितना परसेंट है यही आपको देखना था। 100 का गुणा करके परसेंट लगा देंगे। 50 से घटा 5 बार, 5 से घटा 20 बार, यानी कि 20% उसके पास अभी शेष है। ये था इस सवाल का सॉल्यूशन। एक एक स्टेप मैंने आपको खोल के बताया, एक एक स्टेप डिटेल में बताया। मैंने हर चीज़ आपको बताई कि नंबर 250 क्यों माना। 100 मानकर भी आप इस सवाल को करेंगे तो सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन हर एक सवाल में आप 100 मानने लगेंगे तो हो सकता है किसी सवाल में फ्रैक्शन वैल्यू बने और आपका सवाल उलझ जाए। ये आप सीखेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। 100 मानकर सवालों कर रहे होंगे, जब आपका सवाल फंसेगा, फ्रैक्शन बनेगा, दशमलव में वैल्यू जाएगी, तब आपको थोड़ी सी ये चीज़ समझ में आएगी कि आपको वहाँ पर 100 नहीं मानना था। 100 मानने के चक्कर में आपका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा लंबा हो गया। इस सवाल के बाद चलते हैं आज के दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या कहता है? किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है। फिर वही बात, वेतन मुझे नहीं पता कितना है, मैंने यहाँ कोई वेतन उसका मान लिया। फिर 20% की बात की। 20% का मतलब क्या होता है भाई? 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 वैल्यू खर्च कर रहा है किराए पर। इसे आप किराया लिखें या रेंट लिखें, आप अपनी समझदारी के हिसाब से जो लिखना चाहें। पेपर में इतनी सारी चीज़ें आपको लिखनी नहीं है। 20% खर्च किया, उसके बाद 60% यहाँ खर्च करता है। 60% का मतलब 3/5। 60/100 करेंगे, 20 से काटेंगे, 3/5 हो जाएगा। ये उसने खर्च किया जीवन यापन पर। जीवन यापन पर खर्च किया 3/5। उसके बाद 10% बाकी बचत की। यहाँ उसने सेविंग भी की, यहाँ उसने बचत की 10% की। 10% का मतलब 1/10 जो भी टोटल था उसका 1/10 बचा लिया। शेष 30 रुपये उसके पास बचते हैं। तो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका कुल वेतन बताइए। शेष 30 रुपये थे जो उसने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर लिए। तो अब बताइए उसका कुल वेतन कितना था। सिंपल, अब आप मानेंगे क्या? 25 दाम का 250, फिर से 250 यूनिट आपने माना टोटल उसकी इनकम रही होगी। 250 मैंने माना, 250 का 1/5 निकालेंगे, 25 आप पाएंगे 50 यूनिट किराए पे खर्च हुए। 5 से काटेंगे 25, 5 दिया 15, आप पाएंगे 150 यूनिट यहाँ खर्च हुए। 250 का 3/5 निकाला तो 150 आया। अब 1/10 निकालेंगे तो आप पाएंगे बचत यहाँ पर उसकी 25 रुपये उसने अभी बचा रखे हैं। अब इतना सब होने के बाद सवाल कहता है कि जो 30 रुपये उसके पास बचे हैं वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। यही आपको लिंक करना है। सवाल ने अब तक तो केवल परसेंट में वैल्यू दी थी, अब 30 रुपये दे दिए। ये 30 रुपये आपको सवाल से लिंक करने हैं। आपका सवाल अपना उत्तर दे देगा। कैसे लिंक करते हैं इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये इतनी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखी हैं वो 250 को आधार मानकर लिखी हैं, लेकिन मेरा 250 अलग है, सवाल का असली वेतन अलग है, और जो शेष 30 रुपये की बात कर रहा है वो उस वेतन के आधार पर कर रहा है। इसलिए 30 रुपये को मिक्स नहीं करेंगे इसके साथ। अब आप देखेंगे जो आपने माना था उसके आधार पे इसके पास अभी बचा कितना, आप मुझे बताइए। 150 और 50 200, 225। शेष की बात करूं तो आप कहेंगे शेष उसके पास 225 है टोटल। उसके पास ये दिख रहा है आपको चित्र में 25 बचा हुआ है, तो आप कहेंगे 25 यूनिट उसके पास बची हैं। और सवाल कह रहा है जो 25 यूनिट हैं वो असल में 25 नहीं है, वो 30 रुपये हैं जो वो शिक्षा पे खर्च करता है। तो यही 25 यूनिट सवाल के असली 30 रुपये के बराबर हुए। तो वही तरीका निकालने का, 25 यूनिट की वैल्यू अगर 30 रुपये के बराबर है तो आप मुझे बताइए कुल इनकम की बात कर रहा है। 250 हमने कुल इनकम मानी थी। 250 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 25 से काटेंगे 10 बार, 300 का गुणा 10 में करेंगे तो आप पाएंगे 300 रुपये उसके पास थे। यानी मैं कह सकता हूँ 300 रुपये वेतन उसका हुआ करता था, जिस आधार पर यह सवाल बन के तैयार हुआ था। आशा करता हूँ साथियों आपकी समझ में सॉल्यूशन आ रहा होगा। बहुत डिटेल सॉल्यूशन मैंने इसका बता दिया है और यही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन भी है इन सवालों का। डिटेल सॉल्यूशन के साथ साथ बेस्ट सॉल्यूशन भी है। अगले सवाल पे, तीसरे सवाल पे चलते हैं। नीलम अपनी कुल आय का 20%। फिर से आप यहाँ पर कुल आय कुछ भी मान लें, जरूरी नहीं है कि आप पहले फिगर बनाएं तब आप माने, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले सवाल ने कहा 20%, तो 20% आपने देखा, आपको पता चला कि 1/5 की बात करूंगा सबसे पहले। उसके बाद शेष का 70%। 70% को आपने कहा भैया 7/10 की बात होगी इस सवाल में, खर्च करती है। उसके बाद कोई परसेंटेज वैल्यू नहीं है।
खर्च करती है, यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय बताइए। आप मुझे बताइए, जब भी आपको यहाँ जो भी वैल्यू मानेंगे उसका 1/5 निकालना होगा, 1/10 निकालना होगा, यानी 7/10 निकालना होगा। तो एक ऐसी वैल्यू मानो जो दोनों से कटे। मैंने कहा 10 पंजे 50 यूनिट में टोटल उसकी इनकम मान लेता हूँ। अब 50 यूनिट अगर उसकी टोटल इनकम है तो बच्चे 20 मकान के किराए पे उसने खर्च किया 20%, यानी कि 1/5 यहाँ खर्च होगा। दूसरी चीज़ जो उसने खर्च की, अब वो कह रहा है कि शेष का मकान के किराए पर खर्च करने के बाद जो शेष बचा, आप मुझे बताइए 1/5 अगर वो खर्च करे, इसका मतलब 10 यूनिट यहाँ वो खर्च कर चुका है। अब जो शेष है वो यहाँ पर 40 रुपये शेष बचा हुआ है, ये खर्च नहीं किया। आप कह रहा है शेष का 70%। अब इस 40 का अगर आप 70% निकालेंगे, यानी 7/10 निकालेंगे, तो आप पाएंगे 7 चौके 28 यूनिट उसने यहाँ पे खर्च की। सिंपल। अब उसने कहा इसके बाद उसके पास 3600 रुपये बचे। आप मुझे बताइए, जब हमने 50 माना था उसके आधार पे खर्च कितना किया, 28 और 10 38 खर्च किया, बचा कितना, 50 में से 38 घटाएंगे तो 12 उसके पास बचा। या तो आप ऐसे समझें या ऐसे समझें कि यहाँ 40 बचा था, इससे कोई मतलब नहीं, 40 बचा था और 40 में से 28 गया तो कितना बचा उसके पास ओवरऑल उसके पास 12 यूनिट बचा। बचत अगर मैं बात करूं तो ये हुई 12 यूनिट, और यही 12 यूनिट सवाल में 3600 के बराबर हैं। तो 12 अगर 3600 के बराबर है तो एक 300 के बराबर हुआ। अगर एक यूनिट 300 के बराबर है तो 50 यूनिट कितने के बराबर होंगी, 50 गुणा 300 के। आप कह सकते हैं 5 या 15,000 रुपये उसकी इनकम, उसकी सैलरी रही होगी। आशा करता हूँ आपकी समझ में ये सॉल्यूशन आया होगा। बहुत आनंद आप ले रहे होंगे, आपकी समझ में बहुत आसानी से चीज़ें आ रही होंगी, और जब चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं तो बड़ा मज़ा आता है पढ़ाई करने में। उसी एंजॉय के साथ आप पढ़ रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। साथ में नोट्स बना रहे होंगे, सारी चीज़ें लिख रहे होंगे अपनी नोटबुक में। अब चलते हैं आज के अगले सवाल पे, चौथे सवाल पे। चौथा सवाल क्या कह रहा है भाई, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है। फिर वही बात उसने की, मैंने कहा कि मानूंगा, अभी 100 नहीं मान रहा, मैं देखूंगा सवाल क्या कह रहा है, उस हिसाब से मैं मानूंगा। सवाल में 40% की बात हुई, 40% मतलब 2/5, एक तो हर में 5 मिला। दूसरा कह रहा है कि भोजन पर तथा शेष वेतन का 1/3, नीचे 1/3 मिला, 5 या 15। तो मैं कह सकता हूँ कि 15 यूनिट में मान लेता हूँ उसकी टोटल इनकम रही होगी बच्चे। टोटल यूनिट अगर उसकी 15 यूनिट रही है तो अब क्या कह रहा है, 40% वो भोजन पर खर्च करता है। 40% के फ्रैक्शन आपने बनाए, 40/100 किया, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5 आपको मिला। आपने देखा 5 या 15, 3 दूनी 6, 15 का 2/5 निकाला तो आपको 6 यूनिट खर्च मिले भोजन पर। ये सारी चीज़ें भोजन पर 40%, ये सब आपको पेपर में नहीं लिखना, ये सारी कैलकुलेशन आपके माइंड की होनी चाहिए। अब सवाल कह रहा है शेष वेतन का। अब मुझे बताइए शेष कितना है, 15 में से 6 खर्च हुआ तो 9 अभी शेष बचा हुआ उसके पास। अब कह रहा है शेष का 1/3 वो अपने परिवहन पर खर्च करता है। परिवहन पर 1/3 कितना होगा भैया शेष का, 3। अगर 9 का आप 1/3 निकालें तो 3 होगा। आप मुझे बताइए टोटल खर्चे को मैं सर्कल में लिखता हूँ, और जो बचा बचत है उसकी हमने बात की है रेक्टेंगल में, यानी कि चतुर्भुज में। अब सवाल कह रहा है यदि वे 4500 रुपये जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष बचे, देखिए कितना व्यय किया उसने, भोजन और परिवहन, हाँ जी ये 2 ही व्यय उसने किए हैं, शेष बचे 4500। राशि के सवाल को सही से पढ़ेंगे इस लाइन को, यदि वे 4500 रुपये जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर, यानी वो कह रहा है जो 4500 रुपये हैं भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद जो बचता है उसका आधा 4500 है। आप मुझे बताइए खर्च करने के बाद 6 और 3 9 खर्च हुए, बचा कितना, तो बचत आपके पास मिलेगी 9 अगर खर्च हुआ तो 15 में से 6 मेरे पास बचे। अब वो कह रहा है जो बचत का आधा, यानी कि 3 यूनिट हुई बचत का आधा, बचत का आधा 4500 के बराबर उसने बता दिया, 4500 रुपये के बराबर बताया सवाल में। अगर बचत का आधा 4500 के बराबर है तो बचत पूरी 9000 के बराबर होगी। अगर बचत पूछ लेता तो मैं कहता हाँ जी 9000 रुपये उसकी बचत रही होगी, लेकिन यहाँ उसने आपसे पूछा है मासिक वेतन, यानी 15 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। आप बताइए 3 यूनिट की वैल्यू 4500 के बराबर है, 15 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, 3 से काटेंगे तो ये 15 बार कट जाएगा, 1500, 15 गुणा 15 आप करेंगे तो 225 पाएंगे, 2 जीरो आगे लगी हैं, यानी कि 22,500 रुपये इसका मासिक वेतन रहा होगा। तो मैं कह सकता हूँ 22,500, यानी कि ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। वीडियो को पॉज करके साथ के साथ आप सारे सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चन लिख रहे होंगे, ऐसी आशा मैं आपसे हमेशा करता हूँ दोस्त। आज का 5वां सवाल,
5वां सवाल कह रहा है कि श्री एक्स कोई आदमी है, अपने वेतन का 35% भोजन पर। फिर वही बात, फिर मैंने कहा वेतन इनका जो भी हो 35% मतलब 35/100, 5 से काटेंगे 7 बार 20 बार, 7/20 ये फ्रैक्शन बना। तो आप कहेंगे भोजन पर जो इसने खर्च किया है वो किया है 7/20, 35% को सीधे आपने लिखा। और वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर, शिक्षा पर जो बात हुई है वो हुई है 5% की। 5% के सीधे फ्रैक्शन आप बनाएंगे तो 5% मतलब 5/100 यानी कि 1/20 की बात हुई। 20 पंजे 100 होते हैं तो 1/20 शिक्षा पर व्यय करता है। जनवरी 2011 में उसने इन मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए, तो उसके महीने का वेतन बताइए। अब आप मुझे बताइए कि उसने खर्च किया कितना। आप सबसे पहले मान लीजिए, या तो आप चाहें तो 20 मान लीजिए या 20 × 20 400 आप ऊपर मान लीजिए। तो मैंने कहा कि 20 यूनिट अगर वो टोटल उसकी इनकम रही हो, 20 यूनिट टोटल इनकम है, तो 20 का 7/20 7 यूनिट भोजन पर खर्च हुआ, 20 का 1/20 यानी कि 1 यूनिट यहाँ खर्च हुआ। टोटल खर्च कितना है? 8 यूनिट है। यही सवाल में आपको पकड़ने की चीज़ है। जो वैल्यू दे रखी है सवाल में, जैसे कि इस सवाल में दे रखा है 17,600 रुपये खर्च किए, तो आपको सवाल में जो पकड़ने वाली बात है वो इतनी सी है कि जो खर्च है वो 17,600 के बराबर है, या फिर खर्च करने के बाद जो बचत है वो 17,600 के बराबर है। सवाल ने सीधा कहा है जितना खर्च हुआ है वो 17,600 है, यानी 8 यूनिट की वैल्यू हुई 17,600 के बराबर है। आपसे पूछना चाहता है इसका मासिक वेतन। मासिक वेतन टोटल हमने 20 माना था, सैलरी 20 मानी थी, 20 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। 8 का भाग जब आप इसमें लगाएंगे तो आप पाएंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 जीरो, 22 × 2 करेंगे 22 दूनी 44 और 3 जीरो इसके सामने लग जाएंगी। आप पाएंगे 44,000 रुपये उसका मासिक वेतन रहा करता था। श्री एक्स जिनकी बात कर रहा है, मासिक वेतन ऑप्शन बी 44,000 रुपये होगा इस सवाल का सही जवाब। तो साथियों, अब आता है आज का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल करने से पहले मेरी वही गुजारिश आपसे कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने स्टेटस में लगा लें, साथ ही अपने सभी साथियों को भेज दें। या आप मेरी फीस समझें या समझें मेरा मोटिवेशन आगे की वीडियो बनाने का। और आज का आखिरी सवाल आप लोगों के सामने, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और बच्चे 196 हैं। ये सवाल बहुत आसान सा है और मैं ये आशा करता हूँ कि इस सवाल को आप स्वयं सॉल्व करेंगे और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा साथियों। इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विराम देंगे और आपसे मिलेंगे कल नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।